में ज्वाइन कर रहे हैं तबसरे के लिए मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, कल जिस तरह से सारी चीज़ें अनफोल्ड की, पहले इंतज़ार हो रहा था वो 2 हफ्ते जिसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी, और यही सब हम अंदाजे लगा रहे थे कि 2 हफ्तों में ऐसा क्या होगा, ये 2 हफ्तों का टाइम क्यों है, अच्छा है बुरा है। कल जो हुआ, अमेरिका बराह रास्त इसमें अब कूद गया है। इसके बाद रजीम चेंज के ऊपर भी हिंट करना, आप क्या समझते हैं अमेरिका का किरदार यहाँ से किस तरह से उभर के आया है दुनिया के लिए ख़ास तौर पर? जी शुक्रिया अब्दुल्ला और अलीना। देखिए, बहुत ये बात हम सबको समझने की है कि ये लड़ाई जो है ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई है। और इजराइल की, जाहिर है इजराइल की जो असल ताकत है वो अमेरिका है, और उसके जो भी अगर आप देखें, कल भी अगर आप बयानात देखें, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ज़बान बिल्कुल एक जैसी है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल जो है नेतन्याहू को और इजराइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी तरह इजराइल और नेतन्याहू सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते हैं। जो कुछ हुआ पिछले चंद हफ्तों में, जो कुछ हुआ उसने इजराइल और अमेरिका को दोनों को हैरान किया, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान का जवाब ऐसा मौसर आएगा। और जाहिर है इजराइल के लिए 2 हफ्ते का इंतज़ार बहुत मुश्किल था, और यही तवक्को की जा रही थी कि उससे पहले ही कुछ होगा, और अमेरिका ने वही किया जो कि उसके जहन में पहले दिन से था। इसलिए कि ये अगर आप पूरी इस तारीख को देखें, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद की 79 की, तो अमेरिका ने कभी भी ईरान को कबूल नहीं किया, जिस तरह बहुत सी अरब ममालिक ने और जनरली इजराइल को कबूल नहीं किया जाता। और हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये रही, अगर आप कल OIC की रेजोल्यूशन भी देखें तो उसमें इजराइल की तो मजम्मत हमें नजर आती है, अमेरिका क्यों गायब है, अमेरिका का लफ्ज़ उस करारदाद में क्यों नहीं मौजूद है। अब सवाल ये है कि ईरान को ऐसे बहरान में जहां वो अंडर अटैक है, सिर्फ इजराइल के हाथों ही नहीं अमेरिका के हाथों भी, और दूसरी तरफ पूरी इस्लामी दुनिया है जो बेहिसी की तस्वीर बनी बैठी है, तो ईरान को अपनी जो भी अगला मूव होगा वो बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। सर, अगला मूव क्या हो सकता है? आप ईरान की तरफ से ऑन रिकॉर्ड यह ऐलान करना कि अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और वक्त और जगह और नौयत का तयन हमारी अफवाज करेंगे। आपको लगता है कि अब ईरान कहीं पर अमरीकी तनसीब को, अमरीकी शहरियों को निशाना बनाएगा? किस नौयत का जवाब हो सकता है? देखिए अब्दुल्ला, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है, और ख़ासतौर पे आज की दुनिया में इस चीज़ का ये ज़रूर है कि आप वार्निंग देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जिस तरह की आप वार्निंग देते हैं वही करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस स्टेज पर ईरान जो है वो अमेरिका को टारगेट करेगा। मेरा ख्याल है उसका फोकस जो है इजराइल को रहेगा, और इजराइल को जितना टारगेट किया जाएगा, जितना डैमेज किया जाएगा, वो दरअसल अमेरिका को ही डैमेज करना होगा, क्योंकि इजराइल का वजूद जो है माफ कीजिएगा, अमेरिका की पूरी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, और जाहिर है इस खित्ते में उनको इजराइल की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पूरी इस्लामी दुनिया, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ का जो रवैया है वो बहुत ही माजरत ख़ाना है। हमने वैसे भी इतनी दिहाइयों में अरब ममालिक में आप देख लें कि ना वहाँ सिर्फ बादशाहत को प्रोटेक्शन दी जाती है, बाकी किसी को नहीं। ये जो हमारी कमज़ोरी है, यही इजराइल की ताकत है, यही जो अमेरिका इस चीज़ को समझता है कि अरब ममालिक का अपना और इस्लामी दुनिया का कितनी ज़्यादा उनके पास ताकत मौजूद है। तो कभी भी हमें ये ईरान को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ सकता इस वक्त। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने बात की है मज़हर साहब। ये बताइएगा, अगर आप समझते हैं इस तरह से नहीं हो सकता, तो मुज़ाकरात की गुंजाइश क्या अभी भी बाकी है? और मुज़ाकरात अगर हों तो फिर उसकी हैयत और वो किससे होंगे? कल बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। अमेरिका के सदर जो बात कर रहे हैं अब खुलकर, वो भी हमारे सामने है। देखिए, सारा दबाव ईरान के ऊपर है, यानी कोई भी मुल्क जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो इजराइल को एग्रेसर नहीं कह रहा, वो इजराइल की जारियत को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा।
अभी भी यूएन की जो करारदाद नजर आती है वो भी यही नजर आती है ना कि इजराइल हमले बंद करे। जब गाजा में हो रहा था उस वक्त करारदादें मौजूद हैं, तो क्या इजराइल ने बंद किया? अगर नहीं किया तो किसकी शय पर नहीं किया? इजराइल ने अपने तय ये फैसले नहीं किए हैं, ये फैसले सारे अमेरिका के इशारों पर हो रहे हैं। लिहाजा असल दबाव जो है दुनिया को अमेरिका पे डालना है कि वो इजराइल को रोके। ईरान ने तो कभी मुज़ाकरात की से जो है वो नहीं भागा। वो तो आखिरी दिन भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे ना। लेकिन आज ये बात पता चलती है, आज ये बात समझ में आती है कि मुज़ाकरात की बात एक ढोंग था। दरअसल ईरान को निशाना बनाना था, ईरान को इंगेज किया गया नेगोशिएशंस में और इजराइल ने अटैक किया। सर अब ये बताइएगा, जब इजराइल ने हमला किया, जी कंप्लीट। इजराइल ने जब हमला किया तो क्या अमेरिका ने कंडेम किया इजराइल को कि जिस वक्त नेगोशिएशंस हो रही हैं उस वक्त अटैक क्यों किया गया? नहीं किया गया। इसके माने ये हुए कि इजराइल का हमला दरअसल अमेरिका की पुष्पनाई पर हुआ है और उसके बाद मुसलसल जवाब का उन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा, और उस जवाब ने इजराइल को भी परेशान किया, उस जवाब ने अमेरिका को भी परेशान अच्छा किया। इसीलिए शायद 2 हफ्ते इंतजार भी नहीं हुआ इजराइल से और उन्होंने फिर प्रेशर डाला और अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो गया। सर रूसी सदर से मुलाकात भी है ईरान की आला क़यादत की, वज़ीर ख़ारिजा की, कह रहे हैं जी रूस से बात करेंगे। चीन, इनका क्या किरदार होगा? मतलब इनका कोई डिसाइसिव किरदार हो सकता है इस तनाज़े की अगली डायरेक्शन तय करने में, या फिर बस बयानबाजी तक ही ये मामला महदूद रहेगा? अब्दुल्ला, ईरान का रूस के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी है जी, तो रूस इस बात को समझता है, और क्योंकि रूस ऑलरेडी एक यूक्रेन के क्राइसिस में जो है फंसा हुआ है, तो वो जाहिर है एहतियात से करेगा। लेकिन रूस की जितनी खुलकर इस वक्त ईरान की हिमायत हमें नजर आती है वो किसी और मुल्क की नजर नहीं आती। चाइना का मामला जरा मुख्तलिफ है, चाइना को भी पता है, और आप याद रखें कि चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया पिछले 1-1.5 साल में, और वो सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने का। वरना तो ये डिवाइडेड एक हाउस था, तो इनको करीब लाने के लिए बहुत ज्यादा वो किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आता है कि इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो कि अब तक नहीं हुई इतने सालों में, हालांकि ये सबसे बड़ा मौका है। गाजा में हजारों लोग जो है बच्चे मार दिए गए, औरतें मार दी गई, मर्द मार दिए गए, आज भी इजराइल मुसलसल मार रहा है और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इसलिए हमें लगता है कि इस वक्त ईरान तो एक आइसोलेशन में खड़ा है और ईरान के पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना दिफा करे। लेकिन दिफा के साथ साथ उसे ये भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ अटैक ही नहीं हो रहा। जिस तरह अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर, वहां रिजीम चेंज की भी बात हो रही है और सवाल ये किया जा रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज क्यों ना हो। कोई इस सिविलाइज्ड सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मुल्क से ये पूछे कि हु आर यू, कि ये आप ईरान के अंदर क्या तब्दीली आती है क्या नहीं आती। आप अगर एक जमहूरी सोच रखने वाले मुल्क हैं तो ये आपका काम है कि ईरान में किस तरह तब्दीली लाई जाए और ईरान में तब्दीली क्यों लाई जाए। तो ये जो एक क्राइसिस है ये दुनिया का क्राइसिस है। सर ये तो आप पहले भी अपने तज्ज़िये में बता चुके हैं ना कि ये वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो हमने इराक में देखा, जो हमने सीरिया में देखा। मतलब साहब ये बताएं, अब ये हमारे पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कितना अहम है और हमें क्या करना चाहिए? आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होना है अब से कुछ देर बाद। आपकी क्या उससे तवक्कुआत हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिसाइड करना चाहिए अपनी हिकमत अमली? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ा है। जाहिर है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों ही तकरीबन इनसिक्योर हैं। इसलिए और ईरान में अगर ये ईरान और इजराइल वीज़ावी अमेरिका की जंग फैलती है तो उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हम होंगे। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि उस खत्ते में जाहिर है जंग होगी तो आप उससे मुतासिर, जो इन्फ्लक्स है, एक बड़ा बुरहान जो आ सकता है। हम पहले ही 2 अफगान जंगों के नतीजे में 50 लाख अफगान मुहाजिरीन को झेल रहे हैं। अब अगर ईरान में ये जंग फैलती है और ईरान से लोग निकल के पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो हम एक नए बुरहान में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी कोशिश
होगी और यकीनी तौर पे कर भी रहे होंगे कि किसी तरह इसको नेगोशिएशन टेबल पे और किसी तरह ईरान को ये इस बात पर भी तैयार किया जाए कि ईरान एटलीस्ट जो है वो मुज़ाकरात शुरू करवाने पे कहीं ना कहीं लचक दिखाए। लेकिन ईरान जो बात कह रहा है उसमें बहुत वजन है। ईरान ये बात कह रहा है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं इस बमबारी को रोका जाए जो इजराइल की तरफ से हो रही है, जो अमेरिका की तरफ से हो रही है। यानी अमेरिका ने जो अटैक किया है, तो जब तक आप एग्रेसर को नहीं रोकेंगे, ईरान मुज़ाकरात में कैसे बैठे? ईरान अमन की बात क्या सरेंडर कर दे ईरान? क्या दुनिया ये चाह रही है कि ईरान का कंप्लीट सरेंडर हो? फ्रांस भी यही कह रहा है कि सरेंडर कर दें अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो इस बात की क्या दुनिया गारंटी दे सकती है कि ईरान पर फिर अटैक नहीं होगा? सद्दाम हुसैन ने भी तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दिया था, वहां पे इराक पे भी तो हमला हुआ। सो वो तारीख भी है। और सर्टनली रिजीम चेंज से कितना आसान है ईरान में रिजीम चेंज करना, क्योंकि ये पहली कोशिश तो होगी नहीं। मतलब ईरान इराक जंग सालों चली, उससे पहले भी एक तारीख है। सो इज दैट इवन पॉसिबल? ईरान में रिजीम चेंज करना अब बहुत मुश्किल है। देखिए, शाह ईरान के खिलाफ जब इनकलाब आया तो उस इनकलाब ने दुनिया को बहुत हैरान किया और अरब ममालिक ये समझे कि उनकी बादशाहतें खतरे में आ गई हैं। इसलिए उन तमाम ममालिक ने, ज़्यादातर ममालिक ने ईरान के खिलाफ एक महाज बना लिया था। आज बहुत से ममालिक को ये रियलाइज होता है कि ये जो हमारे खदशात थे ये दुरुस्त नहीं थे। ईरान में के अंदर जो सियासी मुखालफिन रहे हैं, और वो बहुत अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन उसमें सबसे जो फोर फ्रंट पे रहे हैं वो या तो मुजाहिदीन खल्क रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी तूदा पार्टी रही है। लेकिन आज तूदा पार्टी भी ईरान की इस रिजीम के साथ खड़ी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है कि ईरान में जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो हमें डिक्टेट करें कि यहाँ रिजीम। तो ईरान के अंदर जो है वो रिजीम चेंज बहुत मुश्किल है। ये इराक नहीं है।